हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग के पेपर्स बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। नवंबर 2023 का ऑलमोस्ट 5 पेपर्स जा चुके हैं। अब जो है हमारे पास आईटीटी है। आज क्या लेके आया सर? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की कंपाइलेशंस की जो कंटिन्यूशन एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें हमने प्रैक्टिस किया है। अब इस वीडियो में मैंने थोड़ा इजी कर दिया आप लोग को। बहुत ही कम समय में आपको लास्ट 6 अटेम्प्ट्स की क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है, जो आप सही देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, वो आपको मैं कवर करके दूंगा मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स पे। चलिए विदाउट वेस्टिंग मोस्ट टाइम हम स्क्रीन पे चलते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट एंड समरी की। इससे आपका हेल्प क्या होगा कि इससे आपकी टाइमिंग्स बच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टाइम आपके सेव होंगे। आप सिर्फ बस सिर्फ यही एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट देख के आप एग्जाम पे जा सकते हो। 14 मार्क्स आपके हैंड पे रहेंगे। इन एडिशन टू दिस एडजस्टमेंट आपको जो है आपको आइडिया होना चाहिए कम से कम प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में। आईजीएसटी एक्ट की सेक्शन नंबर 10, 11, 12 आपको ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा आईटीसी एंड द ब्लॉक क्रेडिट के बारे में याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं मिड 2023 अटेम्प्ट से, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से कौन कौन से कंसेप्ट हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान होनी चाहिए। ये एक समरी एडजस्टमेंट, किस एडजस्टमेंट की जो आपको रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चंस में पूछे गए थे। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। अब हाँ, जो आउटवर्ड सप्लीमेंट 2023 में मैंने इसको कैसे करें डिवाइड किया ये बताया था आपको। लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के लिए मई 2023 में जो क्वेश्चन आए थे आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग एंड आईटीसी एंड अंडर आरसीएम जो जो एडजस्टमेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ करके समराइज फॉर्म पे लेके आया हूँ एक वीडियो। चलिए जी सर स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट कंसेप्ट है आउटवर्ड सप्लाई में, फर्स्ट जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू मेंबर ऑफ ज्वाइंट वेंचर। आपको पता होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं, यदि एक मेंबर ने ज्वाइंट वेंचर के लिए कुछ भी सप्लाई किया तो इन दैट सिनेरियो दैट हैपेंस टू बी टैक्सेबल, उसको हम टैक्सेबल कहेंगे। और ये जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग टू कि कोई एक कंपनी थी जो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की बिजनेस किया करती थी एंड इन्होंने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर की ऑपरेटिंग मेंबर थे एंड उस ज्वाइंट वेंचर को इन्होंने सर्विस सप्लाई किया था। तो इन दैट सिनेरियो क्या हुआ, जो भी कॉस्ट उन्होंने रिकवर किया फ्रॉम द ज्वाइंट वेंचर दैट हैपेंस टू बी टैक्सेबल। यहाँ पे कंसेप्ट आता है दैट इज रिगार्डिंग टू द कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम जो कंसेप्ट है जनरली दैट इज रिलेटेड टू द कंट्रैक्ट दैट इज मेड विद द गवर्नमेंट के साथ जो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज या ज्वाइंट वेंचर एक कंट्रैक्ट करती है जिसके अनुसार जो कॉस्ट इन्होंने इनकर कर रखा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने में एक्सट्रैक्ट करने में, वो कॉस्ट गवर्नमेंट इनको बियर करके देती है, दैट इज गवर्नमेंट इनको पे करती है एंड वो कॉस्ट पेट्रोलियम, उन्हीं कॉस्ट पेट्रोलियम कहते हैं। एंड इसके अलावा जो भी प्रॉफिट एलिमेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट पेट्रोलियम। ऐसे समझ सकते हैं सपोज कोई गुड्स है या पेट्रोलियम सर्विस, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको कॉस्ट इनकर हुए थे 10 करोड़ रुपए एंड गवर्नमेंट ने उनको 11 करोड़ रुपए पेमेंट किए। तो 10 करोड़ जो है दैट इज कॉस्ट पेट्रोलियम एंड 1 करोड़ जो है दैट इज प्रॉफिट पेट्रोलियम। जो कॉस्ट पेट्रोलियम है उनको फॉर द गवर्नमेंट कंट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट उनको क्या कहा जाता है, टैक्सेबल नहीं कहा जाता, दैट इज एग्जेप्ट। ये एक सर्कुलर में नोटिफाई किए गए थे बाद में। तो इन दैट सिनारियो हमें ध्यान रखना होगा कि यदि ज्वाइंट कॉस्ट पेट्रोलियम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लगती है, जो भी कंट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ किए गए हैं वहाँ पे कॉस्ट पेट्रोलियम वर्ड देखने के साथ हमें नॉट टैक्सेबल करने हैं, उसके लिए लाइबिलिटी हमें कंप्यूट नहीं करना। बट यदि ज्वाइंट वेंचर है या किसी भी और है अदर देन द गवर्नमेंट तो इन दैट सिनारियो करने होते हैं। और इस पे ज्वाइंट वेंचर केस में तो ऑपरेटिंग मेंबर ने यदि सप्लाई किया एंड ऑपरेटिंग मेंबर को अपनी प्रॉफिट एलिमेंट या मतलब अपनी कॉस्ट उन्होंने रिकवर किया या अपनी हिस्से मिले सब शेयर मिला, तो उसमें जो भी कॉस्ट उन्होंने रिकवर किया दैट इज अगेन दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सप्लाई टू एसईजेड समझने के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या नाम है, एक्सपोर्ट है किस्म से, क्योंकि भले ही है इंडिया के अंदर बट इसे हम एक्सपोर्ट माना जाता है, एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में कवर होता है। तो सप्लाई टू एसईजेड सर्विसेज डेवलपर, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो या पेट्रोलियम स्लिट हो, ये जीरो रेटेड सप्लाई ही माना जाएगा। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो क्या था कि वो बॉन्ड एलयूटी के थ्रू उस कंपनी ने सप्लाई किया था एसईजेड डेवलपर को। तो बीट अंडर बॉन्ड या एलयूटी, क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है, इस पर कोई टैक्स पेबल नहीं होगा। बट ध्यान रखना ये है कि इनके से पेमेंट ऑफ द टैक्स है तो वहाँ पे इसको आईटीसी क्लेम हो जाएंगे। एडिशनल पॉइंट ये भी समझते रहो आप साथ साथ। चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, बॉन्ड अमाउंट
एम्प्लॉई ने, चलो एम्प्लॉई सपोज एक कंट्रैक्चुअल पीरियड के लिए था, 1 साल के लिए था, बट एम्प्लॉय 6 महीने के बाद छोड़ के जाना चाह रहा है, तो वहाँ पे जो बोन अमाउंट है, बोन अमाउंट इन केस उन्होंने जल्दी छोड़ के चले गए तो दैट वुड बी रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय। जब कभी कभी इसको हम टर्मिनेशन पेमेंट भी कहते हैं। टर्मिनेशन पेमेंट एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय को जल्दी छोड़ के जाने के लिए, तो दैट इज एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स के हिसाब के लिए होता है, इस वजह से वहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं होता। शेड्यूल नंबर 3 के पारा नंबर 1 पे कवर हो जाता है। बट यहाँ पे जो कंट्रैक्चुअल पीरियड कंट्रैक्चुअल पीरियड कंप्लीट होने से पहले एम्प्लॉय यदि छोड़ के जाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दैट सिनेरियो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाता फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ सच प्रीमेच्योर क्विटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये टैक्सेबल नहीं होता। व्हाट डज दिस मीन कि अल्टीमेटली क्या एम्प्लॉयमेंट की पीरियड एम्प्लॉयमेंट की कंट्रैक्ट के हिसाब से उनको बोन अमाउंट रिकवरेबल हो रहा है, दैट इज नॉट इनकम ऑफ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स के बीच में ही, इस वजह से वहाँ पे भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। एंड इसको आप लिखने के लिए शेड्यूल नंबर 3 की रेफरेंस भी दे सकते हो, ये भी कह सकते हो कि एक टॉलरेटिंग द एक्ट की वजह से नहीं है फॉर प्रीमेच्योर क्विटिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इस वजह से ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आया थे मई 2023 के अटेम्प्ट पे रिगार्डिंग टू टेनेंसी राइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉस्ट पेट्रोलियम का कंसेप्ट हमने देख लिया, अच्छे खासी रिवाइज हो गया, सप्लाई रिलेशनशिप डेवलपर के बारे में देख लिया, एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स के कंसेप्ट शेड्यूल नंबर 3 पारा नंबर 1 के बारे में यहाँ पे रिविजन हो गया। इसके अलावा है टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट होता क्या है, अल्टीमेटली राइट दे दिया जाता है टेनेंट को कि आप फर्दर इसको नए टेनेंट को आप दे दो, तो दैट इज एक्चुअली द टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट में क्या करना है, टेनेंसी राइट ने को यदि ट्रांसफर कर दिया गया किसी भी न्यू टेनेंट को अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज टैक्सेबल इवन दो स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन द सेम। देखो टेनेंसी राइट्स एंड स्टैम्प ड्यूटी को आप लोग कभी कंपेयर ही मत करना, दे आर डिफरेंट थिंग। आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि टेनेंसी राइट यदि एक नया टेनेंट को दिया गया और कंसिडरेशंस है उसमें, तो मतलब सप्लाई है तो इन दैट सिनेरियो क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्सेबल, वो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स लगाने हैं, सब टैक्स लगाने एंड प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशंस, इस सारे कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन भी करने होंगे, क्योंकि सीजीएसटी है, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, ये आपको टैक्सेबल है, दैट्स ऑल राइट। अब इसके अलावा कौन सी रेट पे टैक्स होगा, वो क्वेश्चंस के एंड पे दिए ही होते हैं, 9% जनरली होते हैं, 18% जनरली होता है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, उसमें सीजीएसटी है, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, इसकी कंसेप्ट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ साथ ही कंप्लीट होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की वीडियो में डाल दूंगा एक आज या कल का डेट में। चलिए देखते हैं आगे क्या एडजस्टमेंट थे। नेक्स्ट वाज एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टू रेंटिंग ऑफ डंपर इंक्लूडिंग ड्राइवर। ये टैक्सेबल है, ये तो सिंपल सा है कि भाई डंपर को आपने रेंट किया, अल्टीमेटली सर्विसेज दी जा रही है रेंटिंग के लिए, और शेड्यूल नंबर 2 पे कवर्ड भी है, ये एक सप्लाई सर्विस है एंड ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर में कवर्ड है। ठीक है, आरसीएम के केसेस में, आरसीएम के केसेस में आपको ध्यान देने वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि काफी बच्चे क्या करते हैं, आरसीएम के केस में लाइबिलिटी दिखाए थे, बट आरसीएम की जो इनपुट होनी चाहिए, आईटीसी जो होनी चाहिए आरसीएम की, वो लेके नहीं आते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेना, टेबल में फॉर द आउटवर्ड सप्लाई के लिए 4 कॉलम बना लेते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टोटल, एंड नेक्स्ट उसी के नीचे आपको आरसीएम को लेके चलना है, एंड देन टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको कवर करना है, एंड देन उसकी एडजस्टमेंट टुवर्ड्स आईटीसी करना है। ध्यान ये भी रखना है कि आरसीएम की पेमेंट सिर्फ सिर्फ कैसे हो सकती है, और आईटीसी से उसको क्रेडिट, आईटीसी से उसको नेट ऑफ नहीं किया जाता, इस वजह से आरसीएम की पेमेंट इन कैश लिखना पड़ेगा आपको, एंड रेस्ट जो है आईटीसी पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आईटीसी की एडजस्टमेंट ध्यान ये रखना कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी को नील करना है, आईजीएसटी नील होने के बाद में जाके जो भी बच रहा है इनकेस आईजीएसटी में, तो उसको आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे लेके चलना है। देन आपको सीजीएसटी की क्रेडिट, सीजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी क्रेडिट, एसजीएसटी के अगेंस्ट नेट ऑफ करना है। इनके सिनेरियो में कि आईजीएसटी पूरा सेटअप हो गया, आईजीएसटी क्रेडिट पूरा सेटअप हो गया, बट आईजीएसटी लायबिलिटी बच रही है, तो इन दैट सिनेरियो आपको सीजीएसटी को पहले लेके आना है, अभी भी बच रही है तो एसजीएसटी को लेके आना है। पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को आपको नेट जीरो करना है, एंड देन ही सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी की तरफ आपको सेटअप करने के लिए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आया था आरसीएम में क्या था, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर सीनियर एडवोकेट। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए कि यदि सीनियर एडवोकेट है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे भी एप्लीकेबिलिटी बन जाती है आरसीएम के ही प्रोवाइडेड। ध्यान रखना है, ये याद तो होगा कि ठीक है एडवोकेट के केस में जो है आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, बट ये काफी बच्चे भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं कि प्रीवियस ईयर के टर्नओवर इनकेस गिवन है, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर गिवन है उस बिजनेस एंटिटी के जिसको सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, या बिजनेस एंटिटी इन द क्वेश्चन यदि गिवन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर एक्सेट कर रही थी बेसिक हमारी जो एलिजिबिलिटी लिमिट होती है 20 लाख की होती है, एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन यदि एक्सेप्ट कर रही है, तो इन दैट सिनेरियो आपको सीनियर एडवोकेट के केस में आरसीएम लगेगा, और एल्स नहीं लगता कोई भी आरसीएम भी नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, चाहे रेंटिंग ऑफिसेस हो, माइनिंग राइट हो, जो एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट है इसमें, तो वो एग्जेम्प्ट जो एग्जेम्प्ट नहीं है उसके अलावा सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट कुछ भी मिले वो आरसीएम के केस में टैक्सेबल बन जाएंगे। आईटीसी जिसे मैंने ऊपर कहा था आपको जीरो रेटेड सप्लाई होने को होंगे, भले ही एग्जाम्प्ट है आपको आईटीसी उस पर क्लेम करने के लिए मिल जाएगा एज जेड सप्लाई के केस में। ठीक है, फटाफट हमने 23 कंप्लीट किया, नंबर 22 में देख लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट आए थे इस पे समझ लीजिए। आउटवर्ड सप्लाई में कुछ ज़्यादा नहीं था। आउटवर्ड सप्लाई में टैक्स ऑन द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इज पेएबल एट द टाइम द रिसिप्ट ऑफ एडवांस। ये है कि इनकेस एडवांस आपको मिला, एडवांस गुड्स के केस में मिला तो इंटरनेशनल हुआ टैक्सेबल नहीं होता गुड्स के केस में, इसमें सब इनवॉइस जब होगा तभी टैक्सेबल होगा, बट सर्विसेज के केस में ये टैक्सेबल तभी हो जाता है जब भी आपको रिसिप्ट एडवांस के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो तभी का तभी आपको टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करके देनी पड़ेगी। मे भी ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको एडवांस मिले हैं फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज दोनों के लिए, जो मे बी 10 लाख के अमाउंट को कोट कर देंगे एंड फिर नीचे नोट में दिया होगा कि 5 लाख के अमाउंट फॉर द गुड्स एंड 5 लाख के अमाउंट फॉर द सर्विसेज, तो आपको टैक्सेबिलिटी सिर्फ 5 लाख के अमाउंट के लिए करना है, रेस्ट 5 लाख को आपको इग्नोर कर देना है। सेफली एक नोट देना कि गुड्स के केस में एडवांस जो रिसीव होती है नोटिफिकेशन नंबर 66 और 17 के हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं होता है, एट द स्टार्ट ऑफ दिस वन सब इनवॉइस वो टैक्सेबल हो जाता है। नेक्स्ट सप्लाई टू एसजेट यूनिट जीरो रेटेड सप्लाई, देखो ये रिपीट हो गया नंबर 22 में वापस से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू आईटीसी। आईटीसी इनकेस आप एक मार्केट एक्सपोर्टर हो एंड आप परचेज कर रहे हो तो इंटरनेशनल आप एलिजिबल जाते हो आईटीसी के लिए, इसमें शायद 0.1% की रेट पे आपको जो है क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, आईसीसीएस, आईसीसीएस क्या होता है, शेड्यूल नंबर 3 में कवर है ये कि आपने इंडिया में सामान लाया ही नहीं, इंडिया से बाहर ही खरीदा और पोर्ट के थ्रू, शिप के थ्रू इंडिया के बाहर ही किसी और को सेल करते हैं, इसको आईसीसीएस कहते हैं। और आईसीसीएस में बेसिकली होता क्या है कि जो लास्ट इनकेस वो लास्टली इंडिया में आया और जो लास्ट बायर होते हैं एंड उन्होंने जो बिल्स ऑफ कंजम्पशन एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया तभी जाके उस पर जीएसटी पेबल होगा। अल्टीमेट द कंसेप्ट इज दिस की शेड्यूल नंबर 3 के अंदर के हिसाब से आईसी सेल्स पे कोई सप्लाई नहीं होता, टैक्स आईटीसी अवेलेबल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि सप्लाई नहीं है। अब इन केस उसको लाया गया, इंपोर्ट किया गया तो वो अलग ही कंसेप्ट बन जाता है, आरसीएम पे टैक्सेबल बन जाएगा इंपोर्ट के केस में एंड एज वेल एज आपको आईटीसी भी अवेलेबल हो जाएगा उस पर, क्योंकि आईटीसी की डिफिनेशन में, टैक्स की डिफिनेशन में आईजीएसटी पेड ऑन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी कवर किया गया है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सेक्शन क्या है सर, नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से आपने गुड्स परचेज किया, आईटीसी नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स पेबल नहीं है, टैक्स पेबल नहीं है। गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ये कंसेप्ट ये होगा कि आपने इंपोर्ट नहीं किया, बाहर ही खरीदा बाहर ही बेच दिया, इस वजह से टैक्सेबल नहीं है, इस वजह से आईटीसी भी नहीं मिलेगा इस पर। सेल्स कमीशन टू एजेंट आपने जो पे कर रखे हैं ये भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट इज इसकी आउटसाइड इंडिया ही आपने कुछ भी सेल किया परचेज किया आउटसाइड इंडिया सेटल किया, इंडिया में लाए भी नहीं हो आप, इंडिया के अंदर लेके भी नहीं आए, इंडिया के अंदर उसकी कोई भी सर्विसेज नहीं आए, तो इन दैट सिनेरियो उस पर टैक्सेबल भी नहीं बनेगा वो एंड आईटीसी भी उस पर अवेलेबल नहीं होगा। आईटीसी इज अवेलेबल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया आपको, स्पॉइल्ड हो गए गुड्स, डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स, लॉस्ट हो गए, थेफ्ट हो गए गुड्स, तो इन दैट सिनेरियो सेक्शन 17(5) के जो लास्ट आई थिंक एच नंबर है, एच नंबर के हिसाब से आईटीसी ब्लॉक होता है, तो इस वजह से आईटीसी आपको इस पर लेना ही नहीं है, क्लेम नहीं करना, अपने कॉलम पे इसको लिखने हैं, लिखने के बाद नील दे देना है, नोट आपको नीचे दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट था रिगार्डिंग टू थ्री व्हीलर। हाँ, ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल को डिफाइन नहीं किया गया जीएसटी एक्ट में, बट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि भाई मोटर व्हीकल में इंक्लूड नहीं किया जाता ऐसे व्हीकल जो कि जिसके पास चार व्हीकल्स, चार व्हील से नीचे अर्थात फोर व्हीलर से नीचे हैं, तो फोर व्हीलर से ऊपर कोई हम लें, फोर व्हीलर या फोर व्हीलर को ऊपर कोई हम मोटर व्हीकल मानेंगे एंड इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से ऊपर कोई मोटर व्हीकल माना जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये थ्री व्हीलर है तो इस वजह से ये मोटर व्हीकल नहीं है, मोटर व्हीकल नहीं है तो जो 17(5) के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में फर्स्ट वाला पॉइंट था वो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, तो इस वजह से इस पर आईटीसी अलाउड हो जाएगा प्रोवाइडेड कि ये बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, फॉर दी आईटीसी सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स विदाउट इशू ऑफ द कंसाइनमेंट नोट इज नॉट कवर्ड अंडर द सर्विसेज ऑफ द जीटी एंड हेंस इज नो आईटीसी लेवल। अल्टीमेटली कंसाइनमेंट नोट जो होता है ना ये इनवॉइस की तरह ही होता है, आपको इनवॉइस ही नहीं मिला, इट मीन 16 सेक्शन 16(2) की कंप्लायंस ही नहीं हुई, इस वजह से आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज होने से आपको एक क्लिक होना चाहिए कि आरसीएम के अंडर ये एलिजिबल, आरसीएम के अंडर ही ये लाइबिलिटी हो जाती है और प्रोवाइडेड की दैट इज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एसजीएफ, इसके अलावा किसी और ने प्रोवाइड किया तो दैट्स अंडर फॉरवर्ड तो यहाँ पे बड़ी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड किया तो इट मींस इट इज नॉट लायबल अंडर आरसीएम एंड आपने सर्विसेज ये लिए रखा है तो इन दैट आपको आईटीसी तो मिल ही जाएगा। आरसीएम केस में भी, आरसीएम के केस में इनकेस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने वाला को आईटीसी मिलेगा। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2022 के अटेम्प्ट, ये पूरा पूरी क्वेश्चन जो था ना आईटीसी एडजस्टमेंट के लिए था, उसमें टैक्स लायबिलिटी के केसेस था ही नहीं, आईटीसी एडजस्टमेंट के केसेस थे, इस पे जो है आई थिंक
ओके, कॉमन आईटीसी का केस होगा। कॉमन आईटीसी बोलना आपको ध्यान होना चाहिए, रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 इस पे एप्लीकेबल हो जाता है इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स के लिए। वहाँ पे हमें कॉमन क्रेडिट कंप्यूट करना होता है, एंड कॉमन क्रेडिट कंप्यूट करने के बाद में हमें उसको रिवर्स करना होता है। रिवर्सल्स कितने करेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड सर्विसेज। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट याद आ रहा होगा, जहाँ पे एक सप्लायर है, सपोज वो सप्लाई करती है एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करती है एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई भी करती है, दैट इज कॉमन। तो इन दैट सिनेरियो इनपुट सर्विसेज दैट मे बी कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ द एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको क्या करना होगा उसमें, आपको एडजस्टमेंट कंप्यूटेशंस करने होंगे, जो कि रूल 42 43 के हिसाब से होता है कि रिवर्सल करना होगा उतनी क्रेडिट जो कि यूज किए गए थे फॉर सप्लाइंग द एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई क्योंकि एग्जाम सप्लाई पर टैक्स रिकवर होंगे नहीं, इस वजह से उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस केस में आपको करना क्या है, इसके लिए मैंने एक 3 स्टेप्स मेथड, कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। पहले तो आपको जो है कंप्यूट कर लेना आईटीसी, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आईटीसी आपको कंप्यूट करना। जितने भी पॉइंट्स गिवन होंगे, मे बी 10 पॉइंट्स गिवन, तो 10 पॉइंट्स के लिए आपको एक एक करके देख लेना कि इस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरली पहले देख लेना कि आईटीसी या क्रेडिट होंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे या नहीं, एलिजिबल है या नहीं, पहले ये चेक करना है आपको। तो पहले चेक करना है कि एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। इनकेस एलिजिबल है, उसके बाद आईटीसी हमने कंप्यूट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्पेशल टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है, वो आपको रिड्यूस करना है, सच एक्सक्लूसिवली फॉर द टैक्सेबल पर्सन। इसके बाद आपको क्या करना है, देन फॉर्मूला यूज करना है फॉर द कॉमन क्रेडिट बेसिकली। अब इसके बाद जो बचे क्रेडिट आईटीसी द कॉमन क्रेडिट, इसके बाद आपको जो फॉर्मूला हमारे पास रूल 42 43 पे गिवन है, दैट इज कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्रीगेट वैल्यू फॉर द एग्जाम सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर की डेफिनेशंस क्या होगी, एग्जाम टर्नओवर की डेफिनेशंस क्या होगी। आई होप कि आपको सेक्शन नंबर 17 3 पॉइंट याद होंगे। एकदम सप्लाई का अंदर रिलेटेड सप्लाई ओनली नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसके अलावा आरसीएम भी इंक्लूड होता है, इसके अलावा सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज भी इंक्लूड होता है, इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके अलावा आईसी सेल्स भी इंक्लूड होने लगा है अक्टूबर 2023 से, ठीक है। दैट इज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नवंबर 23 आइटम, बट इसके अलावा जो भी है नीलेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नीलेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसके बाद आरसीएम, इसके बाद सिक्योरिटीज एंड लैंड, लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की 1% वैल्यू, इतने को हमें एग्जाम सप्लाई पे इंक्लूड करना होता है। इसके अलावा जो हमारी टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से टोटल टर्नओवर कंप्यूट करना होगा। ये कंप्लीट कंप्यूट करने के बाद हमने जो कंप्यूटेशंस आ जाएंगे कि हमें रिवर्स कितना करना है। तो इतनी को दो ऑप्शन है, एक तो आईटीसी लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे आप इनपुट मतलब ले लो कि इतनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, या फिर आईटीसी से आप रिवर्स कर दो। तो आईटीसी से रिवर्स कर दो, माइनस कर दो कि इतनी आईटीसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, टोटल अवेलेबल आईटीसी इज दिस मच। तो ये पॉइंट है इस पे, ठीक है। अब देख लेते हैं वैसे जनरली जो हम फर्स्ट स्टेप, इस पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यही होगा। फर्स्ट स्टेप से आपको ये सोच के नहीं चलना कि एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट के लिए कौन सा है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए कौन सा है। सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे कौन सी क्रेडिट होंगे और कौन सा नहीं होगा, उस हिसाब से देखने हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या इस पे थे एडजस्टमेंट। जीएसटी रेट जीटीए केस में, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी केस में आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर, ये जो है जनरली आरटीएम पे एप्लीकेबल होता है सेक्शन 9 के हिसाब से। अब इनके गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में उन्होंने 5% के रेट पे टैक्स लगा रखा है, तो इट इज अंडर आरटीएम। इनके 12% के केस में उन्होंने इनवॉइस 12% के रेट से कर रखे हैं सब, आपको इश्यू। तो इन दैट सिनेरियो दैट agencies operate or opting to paying tax under the overcharge, तो इन दैट सिनेरियो आपको आरटीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है सर। देखते हैं आगे देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट कौन सा था, सेकंड एडजस्टमेंट था कि भैया आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे इनकेस आपने टैक्स पेड कर रखा है एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूसिवली के लिए। तो दैट्स इट, टैक्स पेड नहीं मिलेगा तो इस सिनेरियो पे आपको नील कर देना है, नोट लिख देना है कि भैया टैक्स, क्योंकि एग्जाम सप्लाई इस वजह से टैक्स पेड नहीं मिलेंगे। यदि जीटीएस सर्विसेज पे आप ले रहे हो इंट्रा सर्विस जो एग्जाम गुड्स को सप्लाई करने के लिए, तो उस पर भी आपको नहीं मिलेंगे आईटीसी। नेक्स्ट आईटीसी इज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ टेलीफोन सर्विसेज एज इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है। हम एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टेलीफोन दे दिया, टेलीफोन दे के उसको बोला कि भाई ये सर्विसेज जो है आपको टेलीफोन लेके आपको जनरली बिजनेस के लिए ही कॉल्स करने। तो दैट्स जो टेलीफोन के खर्चे आ रहे हैं इस पे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, दैट इज क्योंकि यूज किए जा रहे बिजनेस के लिए, इस वजह से आपको फुल रिप्लेस आईटीसी उस पर मिल जाएंगे। आपने प्रीमियम पे कर दिया इंश्योरेंस के लिए, जनरल इंश्योरेंस आपको याद होनी चाहिए सेक्शन 17(5) में जो है ऐसे मोटर व्हीकल के लिए जिसके लिए अवेलेबल नहीं है हमारे पास आईटीसी, ब्लॉक्ड है, उसके लिए आपने जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, तो नेशनल ब्लॉक्ड है। कार है तो ये मोटर व्हीकल के डेफिनेशंस में ऑलरेडी कवर्ड है, फोर व्हीलर है एंड फॉर्म्स वर्क के लिए यूज किए जा रहे हैं एज इट इज। फॉर्म्स वर्क बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, बट येट कार है, मोटर व्हीकल 13 पैसेंजर से नीचे है, तो इट मींस टू से दिस इज नो आईटीसी इज अवेलेबल ऑन दिस क्योंकि जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज है। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, आउटडोर कैटरिंग। आउटडोर कैटरिंग का आपको याद होना चाहिए सेक्शन 17(5) के पॉइंट नंबर बी पे गिवन है, हेल्थ सर्विसेज
आउटडोर कैटरिंग भी उसी पे है प्रोवाइडेड। इसमें भी ध्यान रखना, उसमें एक प्रोविजो गिवन था। प्रोविजो ये गिवन था कि सर क्या गिवन था प्रोविजो, प्रोविजो ये था कि भाई इन केस आउटडोर कैटरिंग आप जो है कैटरिंग की इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं, आपके आउटपुट सर्विसेज पे आउटडोर कैटरिंग है, उससे अगर आपके इनपुट सर्विस हेल्थ केयर सर्विसेज, स्किन ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है एंड आप आउटपुट भी दे रहे हो इसी का, तो इन दैट सिनेरियो आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा, आप इसके आईटी से ले सकते हो। ठीक है, मे बी that is the composite supply mixed supply. नेक्स्ट was क्या ITC अवेलेबल ऑन द रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस। अब उस रेंट ऑफिस स्पेस ये तो कॉमन ही हो गया, इस पे ITC मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं इस पे। अब एक पॉइंट पूछा गया था इस अटेम्प्ट पे, May 22 के अटेम्प्ट पे, कि भाई रूल नंबर 86B के हिसाब से आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करके दिखाना है। तो हमने पहले टोटल जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट कर लिया, फिर टोटल ITC कंप्यूट कर लिया, कॉमन क्रेडिट की रिवर्सल्स देख लिया, कॉमन क्रेडिट की रिवर्स करने के बाद नेट ITC अवेलेबल देख लिया, एंड देन जो है कंप्यूटेशन करते समय हमारे पास रूल 86B को आप एप्लीकेबल लगाना पड़ेगा नेट पेबल इन कैश कंप्यूट करने के लिए। इन्होंने ये कहा है रूल नंबर 86B क्या है सर, रूल नंबर 86 ये है कि आपको पेमेंट 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शैल बी पेड इन कैश। इसके अलावा 99% आप जो अवेलेबल हो गए आप यूटिलाइज, मतलब इट मीन्स टू से सिंपल भाषा में कि आईटीसी के थ्रू आप जो है 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेटअप कर पाओगे, बाकी 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको कैश में पे करना होगा, भले ही आपके पास आईटीसी अवेलेबल हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है, 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको कैश में पे करना ही होगा किसी भी हालत में। सो दिस वाज द कांसेप्ट टू 86 भी, ये भी याद करके चल जाना अपना, अभी पूछ लेंगे वो। ठीक है, अब चलते हैं नवंबर दिसंबर 21 की अटेम्प्ट पे, वहां पे क्या क्या अपने को क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। ठीक है सर, चलिए देखते हैं आउटपुट सप्लाई। ओके, तो आउटपुट सप्लाई देखने के साथ आपको अब तक तो ये आइडिया लगी जाना चाहिए कि इस पे आउटपुट सप्लाई, आईटीसी, आरसीएम, ये तीन कंसेप्ट हमारे पास लगेंगे। देखते हैं गुड्स यदि ट्रांसफर किया गया ऑल द प्लेसेस सेम रजिस्ट्रेशन और सेम रजिस्ट्रेशन, तो इट मींस स्टॉक ट्रांसफर किया गया, स्टॉक ट्रांसफर किया गया सेम रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर में, मे बी एक प्लेस में, मे बी दूसरी प्लेस में, तो मतलब एक स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है यूनिट, एक यूनिट के अंदर, तो इट इज नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, इसका मतलब है कि इतना डिस्टिंक्ट पर्सन, इसका मतलब टैक्स चालान वहाँ पे यूज होगा, ये इनवॉइस यूज नहीं होगा, एंड दिस इज आल्सो नॉट अ टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं है, सप्लाई भी नहीं है, इस वजह से इस पे आपको नील नील लेके चलना है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू सेकंड एडजस्टमेंट क्या था, सेकंड जो था कि सर्विसेज बाय वे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स of construction of original work pertaining to single residential unit। और सर रेजिडेंशियल यूनिट बोलने से तो हमें पता चल गया कि रेजिडेंशियल यूनिट है, तो इस पे ये तो सप्लाई होगा ही नहीं, एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, हाँ एज अ पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी एग्जाम्प्ट, लेकिन ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्सिटी होता तो ये टैक्सेबल हो जाता, ये पता है सर हमें। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है, where the place of supply is in the territorial waters। territorial waters, तो सर ये हमें याद आ रहा है कि इंडिया के डेफिनेशंस पे पाया गया था कि territorial waters 12 नॉटिकल माइल तो कवर होता है। इसके अलावा क्या है सर इस पे ये है प्लेस ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन पे कवर किया गया था कि इन केस टेरिटोरियल वाटर है, ये एक्चुअली इसका मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन एग्जांपल के साथ बताऊँ सर क्या है। देखो केरला है एंड नेक्स्ट टेरिटोरियल वाटर है, नेक्स्ट सपोज ये ए बेस लाइन है एंड दिस इज द बेस लाइन नंबर 2। अब जो है आपकी जो टेरिटोरियल वाटर सपोज यहाँ पे सप्लाई सपोज यहाँ पे किया गया, अब इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन कैसी होगी, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें इसकी मेजरमेंट करने होंगे। इतनी ये जो डिस्टेंसेस है फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर टू बेसलाइन ए एंड टेरिटोरियल वाटर टू बेसलाइन बी, इसकी मेजरमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसकी मेजरमेंट चलो ठीक है सर, इसकी मेजरमेंट हमने सपोज किया, ये आ रहे थे हमारे पास में 11 नॉटिकल माइल और ये आ रहा था हमारे पास में 10 नॉटिकल माइल, तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे टू द नियरेस्ट पॉइंट फॉर द अप्रोप्रिएट बेसलाइन। ठीक है, तो इसमें नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, बी है, तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट जो है बी में आएगा और इसके हिसाब से आपको आईजीएसटी सीजीएसटी लगा के चल देंगे। ठीक है सर, समझ आ गया, चलते हैं आगे। जिस चीज आपको ऑन द एडवांस कंसेप्ट इनके सर्विसेज, ओ सर ये तो रिपीटेड है, अब तो ये हमें याद ही हो चुका कि एडवांस इनके सर्विसेज के केस में है तो हमें टैक्सेबल लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एसेट, सर ये क्या शेड्यूल नंबर 1 है, हाँ जी ये शेड्यूल नंबर 1 है। शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से क्या कहा गया, बिजनेस एसेट है, कंसिडरेशन के बिना गिवन है, इसलिए शेड्यूल 1 पे आया, पारा नंबर 1 पे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 1 में पारा नंबर 1, ओके यहाँ गलत है, ये पारा नंबर 1 एंड पारा नंबर 3 है। पारा नंबर 1 क्या कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन इन केस बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर दिए गए हैं तो आईटी से लिया गया है तो टैक्सेबल होगा, आईटी से नहीं लिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये बताया जाता है कि उन्होंने जिस बंदे ने सप्लाई किया उसने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा, इट मीन्स क्या होता है सर, ये होता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदने साथ में
क्योंकि आईटीसी लेने के सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो बंदा अनरजिस्टर्ड था, तो इट मीन पारा नंबर 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पारा नंबर 3 की इन पे कंजॉइंट रीडिंग आपको लेके चलना होगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन में आते हैं कि इन्होंने सप्लाई किया एक रिलेटेड पार्टी को। रिलेटेड पार्टी कौन कौन होते हैं? बेसिकली आपको फादर मदर ब्रदर सिस्टर, मतलब अपने आप को खड़ा करो, अपने से ऊपर को देख लो फादर मदर है, अपने से साथ वाले को देख लो ब्रदर सिस्टर है, एंड अपने से नीचे को देख लो स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन। बस इतने होते हैं, इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है डिफिनेशंस ऑफ फैमिली अंडर दी जीएसटी में। तो इस वजह से जो है वो ब्रदर इन लॉ हो गए, वो भी ऑनरेटेड पार्टी हो गया। इसके अलावा जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या सिस्टर इन लॉ हो गए या आपके स्पोर्ट्स के फैमिली मेंबर्स हो गए, वो सब यहाँ पे हो जाएंगे ऑन रिलेटेड पार्टी। तो ऑन रिलेटेड पार्टी होने के साथ में वहाँ पे आपको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं मानने की वजह से आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। ये पॉइंट हो गया सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आईटीसी का एडजस्टमेंट, आईटीसी एडजस्टमेंट क्या है? सब टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर ये हमें याद है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लाइबल अंडर आर्ट से हो जाता है, और हमें ये भी अब समझ आ चुका है कि आईटीसी जो है हमें साथ साथ आईटीसी भी कॉलम बनाना है, आईटीसी पे भी इसको साथ साथ ही लिख लेना ताकि हम भूले ना, इसे आईटीसी भी अवेलेबल करना है। अब इसके अलावा जैसे एडवोकेट के केस में था पॉइंट कि पिछले साल की टर्नओवर यदि गिवन है नहीं गिवन है, हमें नोट्स सारे पढ़ लेने देख लेने कि पिछले साल की यदि टर्नओवर एक्सीडिंग करता था थ्रेशोल्ड लिमिट से तभी वो आरसीएफ पे एप्लीकेबल होगा, और एल्स टैक्सेबल ही नहीं बनता। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में भी। ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ द कंसिडरेशन कंस्ट्रक्शन मेटल, कंस्ट्रक्शन मेटल सर ये हमें पता है कि आरसीएम के केस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही पढ़ लेते क्या है। क्वेश्चन में है ओके आईटीसी का कैसे, तो सेक्शन नंबर 16(2) की एप्लीकेबिलिटी के बारे में आपको पूछा गया था कि 16(2) में यदि ई इनवॉइस इश्यू किया लेकिन इनवॉइस में आईआरआर नहीं है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो होता है वो नहीं है, तो राइट ना वैलिड इनवॉइस, वैलिड इनवॉइस ही नहीं मिला, इट मींस डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल नहीं है, सेक्शन 16(2) की बी पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा वहां पे, हमें ये नोट दे देना, आगे बढ़ना है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल सर आरसीएम नहीं होता, सॉरी मोटर व्हीकल के सेक्शन 17(5) के अंदर ये तो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक क्रेडिट है। तो देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट गुड्स, अच्छा गुड्स के लिए तो हरदम एलिजिबल होता है, वो ब्लॉक नहीं है, गुड्स के लिए ब्लॉक नहीं होता, इस वजह से हमें यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है क्रेडिट के लिए। बट यहाँ पे एडिशनल पॉइंट भी आपको चेक करने होंगे। एडिशनल पॉइंट पे इस क्वेश्चन पे ये मेंशन था कि यदि डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है, डेप्रिसिएशन जो है इसकी टैक्स की कंपोनेंट में क्लेम किया, व्हाट डज दिस मीन कि इन्होंने क्या किया, सपोज 10,000 की हमारे पास गुड्स हमने खरीदा था, 18% टैक्सेबल टैक्स जीएसटी लगा था उस पर 1800, 11,800 रुपये टोटल अमाउंट था, तो उन्होंने क्या किया इसकी कैपिटलाइजेशन कर दी 11,800 रुपये की, 11,800 रुपये पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने लगे, एंड डेप्रिसिएशन ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्लेम करने लगे, टोटल अमाउंट 11,800 रुपये, मतलब दैट इंक्लूड्स टैक्स। तो इस केस में सेक्शन नंबर 16 में ही डिफाइंड है कि उस पर आईटीसी आपको एलिजिबल नहीं होगा, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ये समझ के आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर ये एम्प्लॉय नहीं होते ना, हाँ एम्प्लॉय नहीं होते, ऑफ कोर्स आपने सही समझा, एम्प्लॉय नहीं होते, इस वजह से शेड्यूल 3 इस पे एप्लीकेबल, शेड्यूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल, सॉरी शेड्यूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा, शेड्यूल 3 कैसे एप्लीकेबल होगा, शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल ऑन दिस पारा नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगा एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स के केस में। ये सप्लाई नहीं कहा रहा था, सॉरी सप्लाई नहीं करा था, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के केस में, बट क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इस वजह से शेड्यूल 3 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सही लिखा था मैंने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये सप्लाई है, सप्लाई होने की वजह से आपको ध्यान होगा आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में ये कवर्ड है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, डायरेक्टर से आपने सर्विसेज ले रखे, तो आरसीएम के केस में आपको वहां पे लायबिलिटी बन जाएंगे और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा अंदर से। इसके साथ साथ मुझे एक पॉइंट और भी आपको ध्यान दिलानी है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बट जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा जो फुल टाइम डायरेक्टर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके लिए क्या करना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में आपको देखना है नोट्स में जनरली दिया जाता है कि सेक्शन नंबर 194 जे के अंदर टीडीएस डायरेक्टर है, सेक्शन नंबर 192 के अंदर टीडीएस डायरेक्टर है, इनकेस 192 के अंदर टीडीएस डायरेक्टर तो आप समझ चुके होंगे कि टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए डिडक्टेड है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे डिडक्टेड है, तो वहां पे शेड्यूल नंबर 3 एप्लीकेबल हो जाएगा, पारा नंबर 1 वो सप्लाई नहीं है, उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होने की सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब बच गया सर 194 जे पे डिडक्ट है, तो हम समझ गए सर कि उस पे टीडीएस 194 जे पे मतलब प्रोफेशनल सर्विस है, मतलब आरसी एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ गए। चलिए नवंबर 20 के अटेम्प्ट को भी कवर कर ले, तो नंबर 20 के अटेम्प्ट पे क्या क्या गिवन थे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या असेसमेंट हमें समझ लेना चाहिए। ओके, सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर बिजनेस एसेट, ठीक है सर, ये समझ के हमें हम आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन वाला कैसा आएगा, ऑन रजिस्टर्ड पर्सन ये तो आपने कवर कर ही दिया, ये टैक्सेबल नहीं है, इस वजह से इस पे टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। ब्रदर इन लॉ इज एन अनरिलेटेड पर्सन, ये मैंने अभी तुरंत ऊपर कवर किया था। ठीक है, फॉर बिल टू शिप टू सप्लाई आपको याद होगा रिसिप्ट सप्लाई, इसके केस में थर्ड पर्सन होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा थर्ड पर्सन एंड डिटरमिन करना पड़ेगा प्लेस सप्लाई अकॉर्डिंगली।
स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज, ये यहाँ पे इसलिए एक एडजस्टमेंट था यहाँ पे, वहाँ पे पॉइंट वाज दिस की हम स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, बट द पर्सन जिसको हम दे रहे हैं दैट रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन केरला, बट उसकी जो गोडाउन जहाँ पे स्टॉक काउंट चल रहा है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई। तो व्हाट डज दिस मीन कि स्टॉक काउंट की जो सर्विस मुंबई में दे जा रहा है वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट एंड फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी डेफिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट में कवर्ड है। इस वजह से हमें जो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मुंबई में है वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, एंड उसके हिसाब से हमें आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी की कंसिडरेशंस करने होंगे। ठीक है, अपार्टमेंट रेंट, ओके सर ये तो हमें याद है कि रेंट यदि 1000 रुपये तक है पर डे का तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, 1000 से ऊपर है तो एग्जेम्प्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में 1500 रुपये थे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता। रिकवरी एजेंट सर्विसेज, रिकवरी एजेंट सर्विसेज हमें याद है सर, रिकवरी एजेंट सर्विसेज आरसीएम के टैक्स इस पेपर अंडर आरसीएम। ठीक है, टैक्स पेपर अंडर आरसीएम में, अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज, इस पे इस टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम, एंड ये जो है इस केस में आउटवर्ड सप्लाई के अंदर है, इट मींस सर्विस प्रोवाइडेड है, सर्विस प्रोवाइडेड है तो सामने वाला जो सर्विस रेसिपिएंट है उसके केस में ये टैक्सेबल बनेगा, उसके केस में टैक्सेबल बनेगा। इसके केस इनके केस में जो है टैक्सेबल नहीं बनेगा, हमें नील लेके चलना है, और इसके आईटीसी की केस आएंगे नहीं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है एक किस्म से इनके लिए एग्जेम्प्ट सर्विस ही होंगे। आप सेक्शन नंबर 17 को ध्यान रखोगे, सेक्शन नंबर 17 में 3 में डिफाइंड था एग्जेम्प्ट सर्विसेज, जो अभी मैंने ऊपर भी कवर किया था, जिसमें एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंदर सर्विसेज अंडर आरसीएम भी इंक्लूड हुआ था। तो इट मींस इन्होंने रिकवरी एजेंट सर्विसेज देने के लिए जो भी इनपुट सर्विसेज यूज किए थे उसको हमें बाइफरकेट करना होगा, उसके आईटीसी के रिवर्सल्स भी करने होंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये भी समझ गए हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जनरली पता भी नहीं चलेगा, स्ट्राइक भी नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये कवर करके चलना है। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू टैक्स एंड एडवांस रिसीव्ड फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स विल बी पेबल एट द टाइम दिस वाज तो पता है सर, एडवांस के केस में सिर्फ सर्विसेज केस में टैक्सेबल होगा और बाई केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर, चलते हैं आगे। सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय प्रिंसिपल फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रेमिसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स, प्रिंसिपल ने सप्लाई किया जॉब वर्कर के प्रीमिस में, प्रिंसिपल सपोज ए है, जॉब वर्कर बी है, ए ने क्या किया, जॉब वर्कर बी के प्रीमाइस में अपने कुछ गुड्स रखे हैं, एंड इन्होंने क्या किया, मतलब सप्लाई कर दिया जॉब वर्कर को कि भाई आप इसमें जॉब करो, मतलब कंप्लीट करो, इसके असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, एंड इसको आप कंप्लीट फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करो। फिनिश गुड्स पे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वहीं पे वहीं उसी प्लेस पे अवेलेबल था बी के प्लेस पे, सपोज बी था मुंबई में, ए केरला पे, तो मुंबई से उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ने इसको भेज दिया, तो मुंबई से वो शिफ्ट होके मे बी रिसिपेंट सपोज हरियाणा का था, तो रिसिपेंट हरियाणा के पास चलेगा, तो यहाँ पे ये बोला गया कि जॉब वर्कर कहीं पे भी हो उससे मतलब नहीं है, ये माना जाएगा कि सप्लाई प्रिंसिपल ने ही किया है, तो प्रिंसिपल की सप्लाई की, प्रिंसिपल ने ही सप्लाई किया, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते समय प्रोवाइडेड प्रिंसिपल, जिस वजह से प्रोवाइडर का जो केरला था एड्रेस प्रिंसिपल का, तो वो केरला का एड्रेस लेना पड़ेगा आपको, एंड जो आपके पास में मुंबई नहीं हरियाणा वाज द लास्ट केस, मुंबई तो जॉब वर्कर का प्लेस था, हरियाणा वाज द लास्ट केस, तो हरियाणा यहाँ पे जो है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बन जाएंगे, एंड क्योंकि ये गुड्स है एंड गुड्स टर्मिनेट हो रही है फॉर द मोमेंट इन हरियाणा, तो इस वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई जो यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, एंड इस केस में आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी लग जाएंगी। तो ये था कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पे जो पॉइंट है कि इनवॉइस किसने इशू किया ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, सप्लाई प्रिंसिपल कोई केस में ही ये टैक्सेबल बन जाएंगे, इवन टर्नओवर प्रिंसिपल कंप्यूट करते समय भी आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने कवर कर लिया, आप याद रहेंगे हमें। जीटीए सर्विसेज 5% वाला केस सर, ये तो अभी याद ही हो चुका है, आरसीएम में ही लगेगा, इंपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर भी आरसीएम में ही लगेगा, याद हो चुका है सर। अब पॉइंट है आईटीसी, आईटीसी केस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे पूछ लिया गया था कि फुल आईटीसी क्लेम किए जा सकते हैं उन इनवॉइसेस के लिए जो सप्लायर ने अपलोड कर रखा है जीएसटीआर 1 पे, बट यदि सप्लायर ने इनवॉइस को अपलोड ही नहीं किया जीएसटीआर 1, व्हाट डज मीन कि आपकी आईटीसी एलिजिबल तो ही बन जाती है, सप्लायर ने अपने टैक्स पे कर रखा है जीएसटीआर 3 पे, आपकी जीएसटीआर 2 पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इनवॉइसेस, तो क्या करोगे आप, जितने रिफ्लेक्ट हुए हैं उसकी 5% और जितने रिफ्लेक्ट नहीं हुए वो आईटीसी विच इज लोअर, इतनी अमाउंट आपके पास में बच जाएंगे एलिजिबल फॉर द आईटीसी, इतना ही आप क्लेम कर पाओगे, बाकी क्लेम नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सपोज 1,00,000 रुपए की आईटीसी आपके टोटल थे, ठीक है, इसमें से 95,000 की आईटीसी जीएसटीआर 2 पे दिख रही है, बट 5,000 की जीएसटीआर 2 पे नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है, 5% ऑफ 95,000 जो और 5,000 नीचे भेज लो, 5,000 लोअर आएगा, तो 5,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आईटीसी, इन केस लोअर 5% 9,500 होता तो 5 तो वो आपको लेके चलने होंगे यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। आईटीसी एंड आरसीएम टू प्रोवाइड फॉर, ये तो मैंने काफी बार रिपीट कर चुका, अब तक तो याद भी हो चुका होगा आपको। ये पॉइंट था जो मैं ऊपर कह रहा था कि इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स
एग्जाम सप्लाइड और 4 to 43 लगाएंगे हम, एंड कॉमन पीरियड मल्टीप्लाई टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाइड डिवाइडेड बाय टर्नओवर करके हम कंप्यूट कर लेंगे आरसीएम एग्जाम सप्लाई फॉर द कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी एक यहाँ पे, तो जो में कौन सा अटेम्प्ट था ये, नंबर 20 अटेम्प्ट में 3 कंसेप्ट हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक प्रिंसिपल सप्लाई, जब वर्कर के एक लोकेशन से प्रिंसिपल ने कर दिया है तो प्रिंसिपल के जो लोकेशन है उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कंसिडर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट था यहाँ पे याद करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 था कि रिकवरी एजेंट सर्विसेज, हम आरसीएम प्रोवाइडर है, आरसीएम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ रिकवरी एजेंट सर्विसेज, तो हम आरसीएम प्रोवाइडर, इस वजह से हमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए रूल 42 43 के हिसाब से कॉमन क्रेडिट की कंपटीशन करना होगा। और एक था कि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्टेड इनवॉइसेस की 5% और लोअर और whichever is the credit that is not reflected in the GSTR 2A, whichever is lower, इतनी की क्रेडिट हमें एलिजिबल बन जाती है, पूरा पूरा क्रेडिट एलिजिबल नहीं बनता जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रखा है इन आईटीसी, सॉरी जीएसटीआर 2A। इसके अलावा एक जो था कंडीशन 180 डेज के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर देना होता है सप्लायर को, वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता आरसीएम के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। सपोज सप्लायर, दैट मीन्स कि सप्लायर को हमें 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तभी जाकर हमें आईटीसी मिलेगा और नहीं मिलेगा। ये पॉइंट था, ये आरसीएम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सिंपल सा भाषा में ये समझता। में 20 के अटेम्प्ट में क्या बताया गया था, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो आपको याद ही होगा, एक्सपोर्ट आईयूटी के अंदर है या एसईजेड के हो तो वहाँ पे हमें टैक्स पे नहीं करना, बट इसकी आईटीसी हमें मिल जाता है इनकेस एलयूटी केस, एलयूटी बॉन्ड एलयूटी वाला जो रोटेड सप्लाई है तो ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स ब्रोकर्ड फ्रॉम जापान सोल्ड टू थाईलैंड इज नॉट टैक्सेबल, तो आईसी सेल्स हमने ऑलरेडी बता चुका आपको। सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 25 मतलब निम्न डिस्टिंक्ट पर्सन को किया जा रहा है, ठीक है सर, ये तो बताया हमें। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर पारा नंबर 2 में रिलेटेड पार्टी होती है, तो डिम डिस्टिंक्ट पर्संस को ये सप्लाई किया गया तो वहां पे टैक्सेबल बन जाता है। इसमें ध्यान रखना, गिफ्ट जो है एम्प्लॉयड ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया उसी केस में 50,000 की वैल्यू है, बाकी के लिए वैल्यू आपको देखना नहीं है, जितनी वैल्यू टैक्सेबल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स टाइम सप्लाई फॉर द गुड्स सेंट ऑन द अप्रूवल बेसिस, आपको पता ही होगा। एक्सेप्टेंस के केस में एक्सेप्टेंस या फिर 6 मंथ फ्रॉम द रेट ऑफ रिमूवल व्हिच इज अर्लियर, दैट वुड बी द टाइम सप्लाई। टाइम सप्लाई डिटरमाइन करने की मतलब ये है कि आपको ऑफवर्ड सप्लाई पे आज लेना है या फिर कब लेना है, उसके लिए आपको नोट देखने होंगे कि इन्होंने एक्सेप्टेंस कब कर रखे हैं, क्या नोट पे दे रखा है वैल्यू, ठीक है। लेटिंग आउट द बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, सर कमर्शियल बोलने से आता है ये तो एग्जाम्पल नहीं होता, कमर्शियल कमर्शियल के हिसाब से ये सप्लाई हो जाएगा, सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस है इस वजह से ये टैक्सेबल होगा, बट ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यदि था तो वो एग्जाम्पल हो जाता, सर ये पता है हमें, ठीक है। सिक्योरिटी, सर सिक्योरिटी तो गुड्स के डेफिनेशंस में कवर्ड ही नहीं होता, इवन सर्विसेज इसमें कवर्ड भी नहीं होता, तो ये टैक्सेबल होगा ही नहीं, ठीक है जी। ये थे सारा का सारा आपका एडजस्टमेंट लास्ट 6 अटेम्प्ट्स की। आई होप कि आपको ये पढ़ने में मजा आया होगा, बहुत ही कम टाइम पे आप इतने एडजस्टमेंट कवर कर पाओगे। आइए पढ़ के आप जाओ, आपको जो 14 मार्क्स ऑफ श्योर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है प्लेस ऑफ सप्लाई के ध्यान रख लेने होंगे, एंड दैट्स इट। इनकेस आपको ये कंसेप्ट लाइक आपको अच्छे लगे होंगे, ये जो भी कंसेप्ट हमने अभी कवर किया, तो इसको वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने जो भी इसमें जो भी फ्रेंड्स है फ्रेंड सर्कल्स पे आप उससे शेयर करो, जो भी अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं अटेम्प्ट आगे देने वाले हैं। एंड आप सब्सक्राइब करके रखो इस यूट्यूब चैनल को, आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे। एंड हैप्पी लर्निंग, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।